मैं आई कम इन सर। आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। संतोष बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम संतोष कुमार मीणा है। मैं जयपुर जिले की जमरामगढ़ तहसील के एक ग्राम गुडारुआ का निवासी हूँ और मैंने हाल ही में बाड़मेर सिवाना के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशल के अंदर कार्यरत हूँ, जूनियर असिस्टेंट के पद पर। ये जो आपका पद हुआ है अभी, जी सर। किस विभाग से हुआ है? सर शिक्षा विभाग से हुआ है। शिक्षा विभाग से। हाँ ये कोई कंपटीशन दिया था या क्या हुआ था? सर, 2018 के अंदर जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा एलडीसी के पदों पर नियुक्ति निकाल दी गई थी, उसके तहत। आपने संतोष बीएससी किया हुआ है जी सर। और जम्मा रामगढ़ के आप रहने वाले हैं। जी सर। जयपुर का जो राजवंश है, जी सर। इनकी कुलदेवी का नाम क्या है? सर, जो जयपुर का राजवंश है वो कछवा राजवंश है और इनकी कुलदेवी का नाम जमवाई माता है, जो जम्मा रामगढ़ के अंदर उसका मंदिर बना। आप कभी गए हैं? जी सर। क्या विशेषता है जमवाई माता की? सिरे पर्वत की तलहटी के पास में बनी हुई है और इसके सामने जम्मा रामगढ़ बांध है, जो अभी तक आप खाली है। थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं कि जयपुर कहाँ बसा हुआ है, आमेर कहाँ है और कुलदेवी कहाँ है? तो कुलदेवी वहाँ क्यों है? कोई कारण स्पष्ट करिए। सर, सबसे पहले जो कछवा वंश के प्रथम शासक थे दूल्हे राय, जो उन्होंने सबसे पहले जमरामगढ़ पे, जो जमरामगढ़ मीणा वगैरह थे, उन पे आक्रमण किया था। अच्छा। और उनके साथ ऐसी घटना घट गई थी कि वो एक टाइम पे घायल हो गए थे और मूर्छित हो गए थे। तो तब उन्हें जमवाई माता सपने में आई। आक्रमण उन्होंने कहाँ रहकर किया था? मतलब जैसे जम्वा रामगढ़ आए वो जी सर। पहले कहाँ थे? क्योंकि आमेर तो था ही नहीं, जी सर। जयपुर नहीं था। जी सर। इससे पहले वो कहाँ थे? सर, इससे पहले वो मध्य प्रदेश के नरपुर क्षेत्र से आए हुए थे। तो वो मतलब उनका फिक्स स्थायी आवास वगैरह नहीं था। अच्छा। वो कहीं पे शासन करने के लिए जगह वगैरह ढूंढ रहे थे। वहां से एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से जी सर। आप हमसे बात कर रहे हैं। जी सर। यदि आपको रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने का दायित्व सौंपा जाए, जी सर। यद्यपि आप जम्मा रामगढ़ के एसडीएम तो लग नहीं सकते कभी भी, हाँ सर। लेकिन जब आप सीनियर बनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, एडीएम बनते हैं, जयपुर जब आपकी पोस्टिंग होती है और सरकार के द्वारा आपको जम्मा रामगढ़ बांध पुनर्जीवित का जब दायित्व दिया जाता है, तो आप बताइए, कर सकते हैं आप ये काम? जी सर, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा इस काम को। कैसे करोगे, थोड़ा बताइए। सर, इसके पहले सबसे पहले तो मैं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि वगैरह है, जो स्थानीय प्रशासन है, उनके जनप्रतिनिधियों के से बातचीत करूंगा और उनको समझाऊंगा कि जो जमरामगढ़ बांध की महत्ता क्या थी, पहले क्या थी और आज क्या हालत है। आप तो वहीं के रहने वाले हो और आपको इसकी सच्चाई का पता है। जी सर। अखबार में पढ़ने में आता है, गला घोंट दिया, नदियों के रास्ते रोक दिए गए हैं, फार्म हाउस बन गए हैं, होटल्स बन गई है। आपको तो पूरी जानकारी है। जी सर। बताइए, जनप्रतिनिधियों के अलावा और क्या करोगे? सर, पहले उनको उनका महत्व समझाऊंगा। उसके अलावा जो अतिक्रमण वगैरह है, जो बीच में फार्म हाउस वगैरह बन गए है, जो मेड़बंदी वगैरह कर दी गई है, निकटों की संख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में हो चुकी है, उनको उठाने का प्रयास करूंगा। कौन सी नदी आती है इस तालाब में? सर, इसमें बाणगंगा नदी आती है, जो बैराट से निकलती है। एक ही नदी है मात्र, बाणगंगा? प्रमुख नदी बाणगंगा, फिर उसके और 7 की नदी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बाणगंगा का उद्गम जी सर। कहाँ से, बैराट से होता है? जी सर। इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण है कि बाणगंगा का जन्म कैसे हुआ था? सर, इसके पीछे एक ऐसे कारण है जो महाभारत में बताया गया है कि जब पांडवों को वनवास दिया गया था, तो उनको पानी की कमी हो जाने की वजह से अर्जुन ने जो बाण लगा के वहाँ पानी निकाला था। क्या आप इस पर आज, जी सर। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, जी सर। विश्वास करते हैं कि अर्जुन के बाण से किसी नदी का जन्म हो सकता है? सर, विश्वास तो करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक बातें बताई गई है, कुछ किंवदंती वगैरह दी गई है। तो भारत की सभी अधिकांश नदियां
जी सर। एवं भारत का जितना भी हमारा कल्चर है, हमारी धरोहर है, इनके पीछे कोई न कोई धार्मिक कारण बताएगा। जैसे गंगा का जन्म कैसे हुआ, यमुना का जन्म कैसे हुआ, गोदावरी का कैसे हुआ, हो सकता है ऐसे ही बाणगंगा का हुआ है। हाँ सर। लेकिन आपको तार्किक दृष्टि से बताना पड़ेगा, क्या ये अर्जुन के बाण के कारण ही? सर तार्किक दृष्टिकोण से तो ये है कि सर वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, तो बरसात के जो वर्षा का मौसम होता है उसके अंदर जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें पानी का संचय हो जाता है। अच्छा। फिर वो रिस के निकलता रहता है। ये सर बहुत सारे इलाकों में भी देखा जा सकता है। जैसे मेरा ग्राम है, ग्राम गुडारू का, वहाँ पे भी जो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से जो वर्षा के मौसम होने के बाद में लगातार 3-4 महीने तक पहाड़ों से पानी निकल के आता रहता है। संतोष, रामगढ़ बांध एक बार उस स्थिति में था कि भारत में दिल्ली में कभी खेल हुए थे। जी सर। और दिल्ली के आसपास उत्तर भारत का सबसे अच्छा बांध जहां कोई आयोजन हुआ था, खेल हुए थे। जी सर। कौन से खेल थे वो? सर 1982 के अंदर एशियन गेम्स हुआ था, जो यहाँ पे रोइंग की प्रतियोगिता हुई थी। जबकि बहुत सारे बांध है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। इसका मतलब रामगढ़ बांध उत्तर भारत के अच्छे बांधों में से एक माना जाता है। जी सर। कौन सी प्रतियोगिता हुई थी वो? एशियन गेम्स हुआ था 1982 के अंदर। अच्छा अच्छा। आपने आरएस मेंस में जी सर। सोशियोलॉजी पढ़ा है, जी सर। फिलॉसफी भी पढ़ा है, जी सर। मैनेजमेंट भी पढ़ा है। जी सर। आरएस का विद्यार्थी जब आरएस की तैयारी कर रहा है तो उसे खेल और योग भी पढ़ना पड़ रहा है। जी सर। योग का कारण क्या है? सर वर्तमान में जो जीवन शैली वगैरह है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए योग वगैरह बहुत जरूरी है। योग किसे कहते हैं? सर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। यदि कोई आदमी योग करेगा तो उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा? सर योग करेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहेगा, वो सुदृढ़ रहेगा। तो जो भारत में योग के जन्मदाता कौन है? सर भारत में योग के जन्मदाता पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि। आपकी हॉबी क्या है संतोष? जी सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है और संगीत वगैरह सुनना है। अच्छा। आज जी सर। भारत का किसी के साथ क्रिकेट मैच है। जी सर। किसके साथ है? सर आज भारत का न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट मैच है और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल मैच है। क्या नाम है इस ट्रॉफी का? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड का कप्तान कौन है इस समय? सर न्यूजीलैंड का कप्तान केन विलियमसन है। क्या ये जो ट्रॉफी हो रही है इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? सर पहले तो जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली सभी 8 टीमों ने लिया था हिस्सा। अच्छा। और अभी वर्तमान में सिर्फ 2 टीमें बची है और उनके बीच फाइनल मैच है। विराट को छोड़कर जी सर। आपका प्रिय खिलाड़ी जो आज खेलेगा, जिससे आपको बड़ी उम्मीद है? जी सर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित के अलावा जो बॉलरों में होता हो? सर बॉलरों के अंदर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। आप क्या कहना चाहते हो, आज का मैच कौन जीतेगा? सर इसकी जीत का तो पता लगाना या कुछ बोलना अभी संभव नहीं है, लेकिन सर जो मैच होगा वो बहुत आपकी रुचि का विषय, अवस्था आप में होगा। क्रिकेट देखते हो तो आप निर्णय तो कर सकते हो। सर निर्णय करना एक बड़ी बात है। दोनों टीमें संतुलित है। भारत में भी जो भारत की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत अच्छी है और जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है वो बहुत सुदृढ़ अवस्था में है। तो दोनों के बीच में अच्छा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ था, जी सर। अचानक संन्यास की घोषणा की थी, उस दिन आपको कैसा लगा था? सर ज़्यादा कुछ डिप्रेशन ज़्यादा कुछ परेशानी हुई थी क्योंकि बहुत लंबा दौर खेल चुके थे। अच्छा। तो एक टाइम था कि अब उन्हें संन्यास लेना आपको चाहिए फील था। नहीं हुआ कि बहुत सारे जैसे हम जैसे तो क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन लगा कि अब तो क्रिकेट में भारत में कौन खेलेगा? नहीं सर, भारत की जो आईपीएल की लीग है वो एक ऐसी लीग रहेगी जो भारतीय टीम के अंदर खिलाड़ियों के हिस्सा लेने के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीत के आना तो पड़ता अपन है। ये कह सकते हैं कि भारत में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। जी सर। लगातार क्रिकेट की तरफ भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। जी सर। तो इस समय विश्व रैंकिंग में क्रिकेट में भारत की क्या पोजीशन है? सर भारत की अभी टेस्ट के अंदर 2nd रैंक है और वनडे में? वनडे के अंदर 3rd रैंक है। 3rd या 4th, सॉरी सर। फर्स्ट में कौन है अभी? फर्स्ट में सर इंग्लैंड है। अच्छा अच्छा। संगीत सुनते भी हो या गाते भी हो? सर ओनली सुनता हूँ। चलिए ठीक। जी सर। आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। जी सर।
शिक्षा को भारतीय संविधान में, जैसा आप जानते हैं, 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जी सर। किस सूची में स्थान दिया गया है? सर शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची में स्थान देने के पीछे कोई रीजन था क्या? हाँ सर, ताकि शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों नीतियाँ बना सके और दोनों विकास कर सके शिक्षा संबंधी। अच्छा, ये बताइए जी सर। कि जैसे जो हम जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जी सर। ठीक है, स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जी सर। संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में उल्लेख किया गया है? सॉरी सर, संविधान का पता नहीं है, लेकिन ठीक है। 167 के आसपास। कोई बात नहीं। आप देख रहे होंगे जैसे राजस्थान में इस समय पॉलिटिकल थोड़ा सा उथल पुथल चल रही है जी सर। पिछले काफी समय से। जी सर। तो ये जनप्रतिनिधियों के बीच में जो उथल पुथल चल रही है, जनता के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए चल रही है या अपने निजी हितों को साधने के लिए चल रही है? सर, जो वर्तमान में जो उथल पुथल चल रही है, उसमें मेरा मानना है कि ये जो जनप्रति वगैरह नीति वगैरह उनका व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कर रहे हो, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो कैबिनेट विस्तार वगैरह में अपने हितों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। साथ में जो उनको लोकल एरिया वगैरह है, उनकी कुछ मांगे वगैरह है, तो दोनों पक्षों के लिए किया जा रहा है। करता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों के बारे में बताया गया है? संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों के कौन कौन से हैं? सर, पहला है जो राष्ट्रीय आपातकाल है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 के तहत। दूसरा राज्य आपातकाल है, इसको तीसरा? 356 के तहत बताया गया। और तीसरा वित्तीय आपातकाल जो 360 के अंदर वर्णित है। वित्तीय आपातकाल भारत में कब लगाया गया है? सर, अभी तक तो भारत में वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, लेकिन 1991 में एक ऐसी संभावना हो चुकी थी। ठीक। जैसा कि आपका नाम है संतोष, जी मैम। क्या लाइफ में आपको मिल जाने पर आपको पूर्णतः संतोष हो जाएगा? जी मैम। क्या चीज, क्या मिलेगी, क्या चीज ऐसी आपको प्राप्त हो जाएगी जिसके बाद आपको पूर्ण संतोष आ जाएगा जिंदगी में? जी मैम, अभी तो मेरा जो टारगेट है वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का है। वो उस पद पे पहुंच जाऊं और फिर अपने समाज के लिए और देश के लिए अच्छे व्यक्तिगत निर्णय ले सकूं और सामाजिक निर्णय ले सकूं, ताकि समाज का और देश का विकास हो सके, ताकि मैं आत्मसंतुष्ट हो सकूं। संतोष, ऐसी क्या चीज है जिसपे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? जी मैम, जब नियम कायदों का अवहेलना होती है और जैसे सांप्रदायिकता, धर्म, जातिवाद, ऐसे जब चीज़ों का ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एंगर हो जाता हूँ। तो फिर आप क्या करते हैं? मैम, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये चीज़ें अपने को पीछे लेके जा रही है, ये वर्तमान समय के अनुसार ये चीज़ें उचित नहीं है। पर जातिवाद, ये चीजें तो आज के समाज में बहुत ज्यादा हैं। जी तो अगर आप इस तरह से गुस्सा होंगे तो आप किस तरह से एक बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे चीजों पर? क्योंकि गुस्सा सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन वो बाहर दिखाता नहीं हूँ उसको। उस पर खुद काम करने की कोशिश करता हूँ कि मुद्दा वगैरह इस पर कैसे निर्णय लूँ और लोगों को कैसे बताऊँ कि ये चीज़ें जो चल रही है वो वर्तमान में गलत है, ताकि अगर लोग मेरी बात मानते हैं तो मेरे को आत्मसंतुष्टि होती है। उनको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जाति वगैरह की व्यवस्था है, ये आजकल ना तो भारतीय इतिहास में कभी इसके ऊपर कोई वैधानिक तथ्य लिखा हुआ, वैधानिक तथ्य है, ये एक बनाई गई व्यवस्था है, इसको अपने को इससे दूर रखना चाहिए और विरोध करना चाहिए। संतोष, लाइफाई और वाईफाई सुना है? जी मैम। क्या होता है लाइफाई एंड वाईफाई? मैम, लाइफाई लाइट फिडेलिटी होती है, जो अभी 4G व्यवस्था के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर जो लेजर किरणें वगैरह होती है, लाइट किरणें वगैरह होती है, इनके माध्यम से जो नेटवर्क इंटरनेट चलाया जाता है। और वाई होता है, वायरलेस फिडेलिटी होती है, इसके माध्यम से मैम इसमें रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। फिर ये लैन वैन ये क्या होते हैं? मैम, लैन होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो अभी अब एक प्रज्ञान ऑफिस है तो इसके अंदर पूरा ऑफिस है इसके लिए होगा, या इसके बाहर में जो इसके साथ कनेक्टेड ऑफिस है उनके लिए होगा। और वैन होगा एक वाइड एरिया नेटवर्क, जो इंटरनेट ही बोल सकते हैं अपने को, जो पूरे वर्ल्ड को इंडिया में इंटरनेट कब आया था? मैम, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहले तकनीकी विकास पर जोर दिया था, तो उन्होंने 1987 के आसपास ऐसी तकनीकी विशेषताओं पर जोर देके भारत में लाने का प्रयास किया था। अपने देश का प्रथम डिजिटल स्टेट कौन सा है? जी मैम, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तकनीकी क्षेत्र में केरल बहुत आगे है, तो केरल को होना चाहिए। डिजी लॉकर का नाम सुना है? जी मैम। क्या है? मैम, डिजी लॉकर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको हम डिजिटल रूप से रख सकते हैं। और आजकल सभी जैसे RBSE, CBSE सभी डिजी लॉकर की सुविधा देती है, ताकि इसके अंदर अपन जो
एकेडमिक क्वालिफिकेशन संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको अपन रख सकें। अभी सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि जो 12th का रिजल्ट है जी मैम। वो 10th 11th और 12th के बेस पर दिया जाएगा। जी मैम। कितना % सही लग रहा है आपको? अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका एज अ स्टूडेंट 12th स्टूडेंट आपका क्या विचार है इस पर? जी मैम, ये मेरे हिसाब से एक अच्छी व्यवस्था है। इसमें बताया गया कि 30 + 40 के अनुपात में जो 11th 10th और 12th कक्षा उनका अनुपात में लिया जाएगा। तो इसके अंदर मैम जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी देखा जा रहा है कि 10th में बच्चे कैसा व्यवहार था, किस प्रकार के परसेंटेज पर थे। कई बार ऐसा भी तो होता है कि बच्चा 10th तक पढ़ाई के लिए सिंसियर नहीं होता, लेकिन वो 11th और 12th में जब स्ट्रीम ले लेता है उसके बाद बहुत सिंसियर हो जाता है अपनी पढ़ाई के लिए, और 12th में वो जी जान लगा के मेहनत करता है कि इस बार वो टॉप करेगा, और उसके बाद अगर उसे ये चीज फेस करनी पड़े तो क्या उनमें डिप्रेशन नहीं आएगा? मैम थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी 11th का 30 है और 12th का 40% दे रहे हैं, तो 10th का 30% है, तो कुछ ज़्यादा। और एज अ पेरेंट आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम एज ए पेरेंट भी एक अच्छी व्यवस्था है कि इसके अंदर मेरा मानना पर है कि पेरेंट 11th में बच्चे पे कम ध्यान देते हैं और 12th में ज्यादा ध्यान देते हैं। जी मैम। जिनके पास आर्थिक तंगी होती है वो भी 12th में कैसे ना कैसे अरेंज करके उसकी एक्स्ट्रा ट्यूशंस अरेंज करते हैं। जी मैम। तो मैम जो वर्तमान व्यवस्था थी कोविड की व्यवस्था, उसके अनुसार तो पेरेंट्स भी खुश होंगे कि ताकि उनके बच्चों को सरकार प्रमोट कर रही है, कोविड से बचा रही है, वरना एग्जाम देने जाते तो क्या होता ये किसी को पता नहीं। थैंक यू सर, अभी आपकी पोस्टिंग सिवाना में है। हाँ सर। सिवाना किस में आता है, जालौर में या बाड़मेर में? सर बाड़मेर में आता है, ये जालौर बॉर्डर के पास में भी है, और इसके पास यहाँ कभी कोई ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था क्या सिवाना पर? जी सर। किसी ने आक्रमण किया था यहाँ? हाँ सर, जो मुगल शासक अकबर था उनके कहने पर जो जोधपुर के महाराजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया था। इससे पहले और इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था सर। कौन थे उस समय सिवाना के शासक? सातल देव थे सर। मुझे आप यह बताएंगे कि जैसे आपने सुना होगा कि प्लेटो एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता है जी सर। जहां सुख शांति और समृद्धि हो। जी सर। राजा अपना कार्य करे, सैनिक अपना कार्य करे, व्यवसायी अपना कार्य करे और कृषक अपना कार्य करे। आज की दृष्टि में हमारा भारतीय समाज सुख शांति और समृद्धि चाहता है, जी सर। लेकिन इस भारतीय समाज और संस्कृति में कोई 5 बुराइयों को हटाना पड़े, और यदि वो 5 बुराई बिल्कुल खत्म हो जाए तो ये भारत का समाज विश्व का सबसे अच्छा समाज बन जाए। वो 5 बुराई कौन कौन सी है जिन्हें आप हटाना चाहते हैं? जी सर। पहली बात तो सर जो पहली है वो जो वर्ण व्यवस्था वगैरह है निर्धारित की गई है उसको हटाने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद में जो धार्मिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है उसको हटाने का प्रयास करूंगा, और जो महिलाओं को निम्न कोटि का समझा जाता है या उनको पुरुष अपने लेवल का नहीं मानते उसको हटाने का प्रयास करूंगा। जो बालिका के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और सर जो सबसे लास्ट बात है, जो भ्रष्टाचार है, जो मतलब गैर कानूनी तरीके से अपने कार्य को जल्द से जल्द करवाने की जो कोशिश की जा रही है इसको उठाने का प्रयास करूंगा। अंतिम सवाल। जी सर। क्या हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जी सर, विधानसभा या लोकसभा जी सर, या जिला प्रमुख या प्रधान, इनकी निश्चित योग्यता निर्धारित की जा सकती है? सर इनकी निश्चित योग्यता निर्धारित करने में पक्ष विपक्ष दोनों बातें होती है। सर पक्ष में तो ये है कि इससे अपने को अच्छे लेवल के जनप्रतिनिधि मिलेंगे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में गहन तरीके से सोच सकेंगे और अच्छे निर्णय ले सकेंगे। लेकिन सर सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट ये है कि इससे कुछ विशेष वर्ग के लोग इसके अंदर शामिल नहीं हो पाएंगे, जो पहले पिछड़े हुए जो ST SC वर्ग है उनके लोगों को इनसे दूर कर दिया जाएगा। और क्यों वो नहीं पढ़ते तो वो भी तो है ना, ST SC वाला भी तो पढ़ेंगे सर, लेकिन इनके अंदर जो योग्यता निर्धारित कर रखी है उनके अनुसार उनको इतना मौका नहीं मिल पाएगा सर। थैंक यू सर।